नमस्कार साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे वायुमंडल का ऊष्मन और शीतलन यानी वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना संपन्न होता है। साथियों, पृथ्वी और उसके वायुमंडल के ऊष्मा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी की धरातलीय सतह सौरिक विकिरण ऊर्जा को प्राप्त कर या कहें ग्रहण कर गर्म होती है। यहां पर बताना चाहूंगा, धरातलीय सतह से तात्पर्य स्थलीय और जलीय दोनों सतहों से है। ठीक है, पृथ्वी की धरातलीय सतह गर्म होने पर स्वयं ऊर्जा का दीर्घ तरंग विकिरण करती है, यानी पृथ्वी की धरातलीय सतह प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण से गर्म हो जाने पर स्वयं ऊर्जा का दीर्घ तरंग विकिरण करती है। इस तरह धरातलीय सतह से होने वाले विकिरण को धरातलीय या पार्थिव विकिरण कहते हैं। यहां फिर से बताना चाहूंगा, धरातलीय सतह से तात्पर्य है स्थलीय और जलीय सतह से होने वाले विकिरण से। वायुमंडल दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त कर गर्म होता है, यानी वायुमंडल प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण की अपेक्षा पार्थिव विकिरण का एक बड़ा हिस्सा ग्रहण कर गर्म होता है। इससे आप समझ गए होंगे कि वायुमंडल को गर्म करने में प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण की अपेक्षा पार्थिव विकिरण का बड़ा योगदान है। ठीक है, और उसका कुछ भाग पुनः धरातल की ओर विकिरण कर देता है, यानी जो वायुमंडल दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण का एक बड़ा हिस्सा ग्रहण कर गर्म होता है, उस विकिरण का कुछ भाग पुनः धरातल की ओर लौटा देता है, जिसे प्रतिलोम विकिरण या आकाशीय विकिरण कहते हैं। ठीक है साथियों, अब आपके सामने उन प्रक्रियाओं को दिखाया गया है जिनके द्वारा वायुमंडल का ऊष्मन और शीतलन होता है, यानी वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना संपन्न होता है। और आप देख सकते हैं यहां पर 6 प्रक्रियाएं बताई गई हैं। एक, प्रत्येक सूर्य तप से गर्म होना। दूसरा, परिचालन की प्रक्रिया। तीसरी, पार्थिव विकिरण। चौथा, संवहन की प्रक्रिया। पांचवा, एडियाबेटिक विधि। और छठवा, संघनन। ये वो 6 प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा वायुमंडल का ऊष्मन और शीतलन होता है। और इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में आगे हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है, पहली विधि है प्रत्येक सूर्य तप से वायुमंडल का गर्म होना। साथियों, सूर्य से पृथ्वी और उसके वायुमंडल की ओर होने वाले विकिरण को सौरिक विकिरण के नाम से जाना जाता है, जो कि लघु तरंगों के रूप में होता है। इस तरह प्रवेशी लघु तरंग सौर विकिरण या कहें सौर ऊर्जा का 14% भाग वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प, धूलिकण और गैसों के द्वारा सोख लिया जाता है या कहें ग्रहण कर लिया जाता है। गैसों में खासकर समताप मंडल में मौजूद ओजोन गैस के द्वारा। वायुमंडल द्वारा ग्रहण की गई सौरिक ऊर्जा का आधा भाग, यानी प्रत्येक सूर्य तप से वायुमंडल ने जो सौरिक ऊर्जा ग्रहण की है, उसका आधा भाग निचले वायुमंडल में 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सूर्य तप से वायुमंडल का गर्म होना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, दूसरी विधि है परिचालन या संचालन की। किसी भी वस्तु में पदार्थ के अणुओं द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया ही परिचालन या संचालन है।
इस प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण दो रूपों में होता है, एक ही वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में, और दूसरा एक वस्तु से उसके संपर्क में स्थित दूसरी वस्तु में। और बताना चाहूंगा इस पहले वाले चित्र में परिचालन की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण एक ही वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में हो रहा है, जबकि दूसरे वाले चित्र में परिचालन की प्रक्रिया द्वारा एक वस्तु से उसके संपर्क में स्थित दूसरी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं पहले वाले चित्र के बारे में। आप देख सकते हैं पहले वाले चित्र में एक ही वस्तु के विभिन्न भागों में तापमान की भिन्नता है, और आप देख सकते हैं इस वस्तु का एक भाग गर्म है और दूसरा भाग ठंडा है। ऐसे में परिचालन की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा इस वस्तु के गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर अणुओं के गमन के द्वारा स्थानांतरित होती है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक इस वस्तु के सभी भागों का तापमान समान न हो जाए। ठीक है, जबकि आप देख सकते हैं दूसरे वाले चित्र में एक वस्तु से उसके संपर्क में आने वाली दूसरी वस्तु में परिचालन की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, और आप देख सकते हैं यह वस्तु गर्म है और इसके संपर्क में स्थित दूसरी वस्तु ठंडी है। और जैसे ही ये दोनों वस्तु संपर्क में आती हैं तो ऐसी स्थिति में इस गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा अणुओं के गमन के द्वारा स्थानांतरित होती है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक इन दोनों वस्तुओं का तापमान समान न हो जाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो वस्तु हो या फिर एक ही वस्तु के अलग अलग भागों में तापमान संबंधी भिन्नता हो, तभी यह प्रक्रिया प्रभावी होती है, तभी परिचालन की प्रक्रिया प्रभावी होती है। ठीक है, परिचालन की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल के गर्म तथा ठंडा होने की बात करें तो बताना चाहूंगा दिन में पृथ्वी की ऊपरी सतह सौर विकिरण को प्राप्त करके गर्म हो जाती है, और उसके संपर्क में आने वाली निचले वायुमंडल की वायु में ऊष्मा का गमन होने लगता है, जिससे हवा गर्म होने लगती है। यानी दिन के समय पृथ्वी की ऊपरी सतह सौरिक विकिरण को ग्रहण कर गर्म हो जाती है, और इस गर्म सतह के संपर्क में आने वाली निचले वायुमंडल की वायु में ऊष्मा का गमन होने लगता है, जिससे निचले वायुमंडल की हवा गर्म होने लगती है। लेकिन बताना चाहूंगा वायु ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं है, जिस कारण धरातल से केवल कुछ फीट तक ही वायुमंडल का भाग गर्म हो पाता है, या कहें कुछ ऊंचाई तक ही वायुमंडल गर्म हो पाता है। ठीक है, जबकि सर्दी की रात में उलट स्थिति होती है। बताना चाहूंगा कि जाड़े की रात में पार्थिव विकिरण द्वारा धरातल का तापमान अधिक नीचे तक गिर जाता है, जिसके कारण धरातलीय सतह ठंडी हो जाती है, और इस ठंडी धरातलीय सतह के संपर्क में आने वाला वायुमंडल का तापमान कम होने लगता है। बताना चाहूंगा जो वायुमंडलीय भाग ठंडी धरातलीय सतह के अपेक्षा अधिक गर्म था, वह ठंडी धरातलीय सतह के संपर्क में आने से परिचालन की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ठंडी धरातलीय सतह में होने लगता है, जिस कारण वायुमंडल ठंडा होने लगता है। ठीक है, इस प्रकार आपने जाना कि किस तरह परिचालन या कहें संचालन की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल
गर्म और ठंडा होता है। ठीक है साथियों, सूर्य से पृथ्वी और उसके वायुमंडल की ओर होने वाला विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है, जिसे प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण के नाम से जाना जाता है। इस विकिरण को वायुमंडल अधिक मात्रा में नहीं शोष पाता है या कहें नहीं ग्रहण कर पाता है, क्योंकि वायुमंडल सौरिक विकिरण के लिए पारदर्शिता का काम करता है, यानी एक तरीके से पारदर्शिता का काम करता है। और जैसा कि हम जान चुके हैं, सौरिक विकिरण का मात्र 14% भाग ही वायुमंडल ग्रहण कर पाता है। जो वायुमंडल सौरिक विकिरण के लिए पारदर्शिता का काम करता है, वही वायुमंडल दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के लिए कंबल की भांति व्यवहार करता है। यानी जब पृथ्वी की धरातलीय सतह सौरिक विकिरण को ग्रहण कर गर्म हो जाती है और गर्म होकर दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण करती है, जिसे बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के नाम से जाना जाता है, उस विकिरण के लिए पृथ्वी का वायुमंडल कंबल की भांति व्यवहार करता है। और इस पार्थिव विकिरण का अधिकांश भाग वायुमंडल में स्थित जलवाष्प, धूलीकण व गैसों के द्वारा सोख लिया जाता है। यानी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण का अधिकांश भाग यानी 90% तक का भाग वायुमंडल में स्थित जलवाष्प, धूलीकण व गैसों के द्वारा सोख लिया जाता है। इस तरह वायुमंडल गर्म होता रहता है। और बताना चाहूंगा, पृथ्वी के वायुमंडल में जितनी अधिक मात्रा में जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें होंगी, उतना ही बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण का अवशोषण होगा। ठीक है साथियों, एक बात और बताना चाहूंगा कि रेगिस्तानी भागों के वायुमंडल में जलवाष्प नहीं के बराबर होती है, इसीलिए वहां रात्रि के समय तापमान नीचे चला जाता है, या कहें रात्रि में तापमान बहुत कम हो जाता है, क्योंकि पार्थिव विकिरण के द्वारा ऊष्मा आसानी से शून्य में चली जाती है। यदि वायुमंडल में जलवाष्प, धूलीकण और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों की मात्रा अधिक होती है, ऐसी स्थिति में ये हरित गैसें और जलवाष्प आदि पार्थिव विकिरण का अवशोषण कर लेते हैं और निचले वायुमंडल को गर्म रखते हैं। जबकि रेगिस्तानी भागों में जलवाष्प वहां के वायुमंडल में नहीं के बराबर होती है, इसीलिए रात्रि में पार्थिव विकिरण का या कहीं पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा आसानी से शून्य में चली जाती है और रात्रि का तापमान नीचे आ जाता है। ठीक है चौथी विधि है संवहन की प्रक्रिया। संवहन की प्रक्रिया खासतौर पर तरल व गैसीय पदार्थों में अधिक प्रभावी होती है। जहां तक संवहन की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने की बात है, तो बताना चाहूंगा, सौर विकिरण से ऊष्मा प्राप्त कर लेने के बाद धरातल गर्म होने लगता है और गर्म धरातल के संपर्क में आने वाली वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और ऊपर उठकर फैलकर हल्की हो जाती है, जबकि ऊपर स्थित वायु जो पहले से मौजूद है वह अपेक्षाकृत ठंडी व भारी होने से नीचे उतरने लगती है। यानी जो वायु गर्म होकर ऊपर उठी थी वह उस ठंडी और भारी वायु जो नीचे उतर रही है उसका स्थान ले लेती है और नीचे उतरती ठंडी व भारी वायु सिकुड़कर तथा धरातलीय तापमान से गर्म हो जाती है और पुनः हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। इस तरह वायुमंडल में संवहनीय तरंगों का आविर्भाव होता है, जिससे
ऊष्मा के स्थानांतरण होते रहने से वायुमंडल ऊंचाई तक गर्म हो जाता है। ठीक है, आपके सामने दिए गए तीसरे नंबर के चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह सेवनीय प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। नीचे की गर्म वायु ऊपर उठती है और ऊपर की ठंडी व भारी वायु नीचे उतरती है, और नीचे उतरती वायु सिकुड़कर तथा धरातल से गर्म होकर के फिर से ऊपर उठने लगती है। इस तरह वायुमंडल में सेवनीय तरंगों का आविर्भाव होता है, या कहें सेवनीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण होते रहने से वायुमंडल अधिक ऊंचाई तक गर्म हो जाता है। ठीक है, वायुमंडल के गर्म तथा ठंडा होने की एक अन्य प्रक्रिया है एडियाबैटिक विधि। बताना चाहूंगा, एडियाबैटिक विधि से वायुमंडल का गर्म तथा ठंडा होना वायु के ऊपर उठने तथा नीचे बैठने से होता है। बताना चाहूंगा, जब एक निश्चित आयतन तथा तापमान वाली हवा ऊपर उठती है, ऐसे में वायुदाब में कमी आने के कारण वह फैलती है, उसके आयतन में विस्तार होता है, परिणाम स्वरूप वह ठंडी हो जाती है। जबकि इसके विपरीत निश्चित आयतन तथा तापमान वाली हवा जब नीचे उतरती है तो वह सिकुड़ती है, उसके आयतन में कमी आती है, परिणाम स्वरूप उसका तापमान बढ़ता है। इस तरह वायु के तापमान में उसके फैलने और संकुचन से जो परिवर्तन आता है उसे तापमान का एडियाबैटिक परिवर्तन कहते हैं। और यह एडियाबैटिक परिवर्तन दो प्रकार का होता है, और आप देख सकते हैं, शुष्क एडियाबैटिक परिवर्तन और दूसरा आर्द्र एडियाबैटिक परिवर्तन। ठीक है, अंत में आप सभी का धन्यवाद।